बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वेलकम टू द डॉट नेट कोर्स जो कि एक 3 महीने का कोर्स है। ठीक है। और इसमें हम डॉट नेट पहले एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, फिर कुछ विन फॉर्म एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे एंड फिर हम इसे आगे वेबसाइट तक लेकर जाएंगे और फिर इतना सीखेंगे कि हम एआई से वाइब कोडिंग करते हुए कोडेक्स वगैरह के थ्रू किस तरीके से हम एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर हमारे पास जो हमने पढ़ना है वो डॉट नेट है। ठीक है। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या है और डॉट नेट और सी शार्प क्या होते हैं। सही है। और इसके लिए हम कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे वो पढ़ना है हमने, और विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल होगा, डॉट नेट एसडीके कैसे इंस्टॉल होगी, क्योंकि ये वो टूल्स हैं जिसके साथ हम आगे जाकर अपनी डॉट नेट प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आज के दिन में हम एक बेसिक कंसोल ऐप बनाएंगे जिसमें हम थोड़ी बहुत कोडिंग करेंगे, कुछ वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सही। तो आज की क्लास का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग क्या है, फिर डॉट नेट क्या है, सी शार्प क्या है, और फ्रेमवर्क वर्सेस कोर एंड मॉडर्न के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड होती हैं। फिर जो टूल्स हैं, हमारे टूल्स के लिए हमें विजुअल स्टूडियो यूज़ करना है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो के अंदर मल्टीपल होते हैं, 3 होते हैं। एक तो कम्युनिटी होता है, एक प्रोफेशनल होता है, और एक जो है वो एक्सप्लोरर करके एक और होता है। तो हमने कम्युनिटी वाला यूज़ करना है क्योंकि ये वो टूल है जिसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बिल्कुल फ्रीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होता है और पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग कम्युनिटी के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल वाले में फिर वो थोड़े टाइम तक चलता है, उसके बाद हमें लाइसेंस की देनी पड़ती है। बाकी फिर हमें मॉडर्न एसडीके डाउनलोड करना होगा, वो चलाएंगे। और फिर हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल क्या होती है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ यूआरएल्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जिसके थ्रू हम आगे जाकर कुछ हेल्प ले सकते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमें विजुअल स्टूडियो कहाँ से डाउनलोड करना है और डॉट नेट की डेफिनेशन वगैरह और ये सब। ठीक है। और प्रैक्टिस के तौर पे एक फर्स्ट ऐप बनाएंगे, उसके ऊपर उसको डीबग करना सीखेंगे, एक एक कोड को लाइन से पढ़ेंगे और पूरा एक प्रोफाइल प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। प्रोग्राम का मतलब होता है, जिस प्रोग्राम का बेसिक मतलब ये है कि किसी भी कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो आपके लिए कोई काम या आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है। जैसे आप लोगों ने आजकल नॉर्मल एआई में देखा होगा कि हम बस एक कमांड देते हैं, इंग्लिश के अंदर कुछ भी लिख के देते हैं कि प्लीज़ जनरेट अ पिक्चर फॉर मी, और वो हमारे लिए पिक्चर जनरेट कर देता है। ठीक है। तो अब ये जो एक हमने सेंटेंस लिखा है, एक तरीके की कमांड है, ये इंस्ट्रक्शन है। और इसके बैकएंड में जितना भी काम होता है वो इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो तमाम का तमाम एक प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा एक लाइन का ही प्रोग्राम होगा, इट कैन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ लाइन एज वेल, और बहुत सारा कोड हो सकता है उसके पीछे, एक छोटी सी कमांड के पीछे। ठीक है। तो अ प्रोग्राम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप कमांड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप कमांड होती है जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जा सकती है। अब चाहे आप सी शार्प यूज़ कर रहे हो, आप डॉट नेट यूज़ कर रहे हो, या फिर आप जो पाइथन पे हो, जावा स्क्रिप्ट के ऊपर हो, या आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हो जैसे स्विफ्ट पे हो, जावा पे हो, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर हो, तो आप क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ कमांड्स लिखते हैं और वो तमाम कमांड्स एक साथ मिलने के बाद एक प्रोग्राम बन जाती हैं। ठीक है। ओके, डेवलपर्स क्या करते हैं, जैसे आप आगे जाके डेवलपर बनेंगे और जैसे हम डेवलपर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम होता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसे आइडेंटिफाई करके उसे कन्वर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, एक लॉजिक के अंदर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही सिस्टम कैलकुलेट ड्यूज़, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल्स के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर, या फिर किसी भी जगह पे यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिस्टम होता है जो कि ड्यूज़ कैलकुलेट करता है कि किस बच्चे की कितनी फ़ीस बाकी है और क्या रह गया है। तो उसके लिए ऑब्वियसली एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है ना, तो उस प्रोग्राम के कुछ स्टेप्स होते होंगे। सबसे पहला स्टेप होता होगा कि भाई एक मंथ पिक करो जून का। ठीक है। उसके बाद ईयर पिक करोगे जून 2026। फिर ये पता करो कि करंट इस मंथ के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ हमारे चल रहे हैं, उन तमाम कोर्सेज़ को उठाओ। उन कोर्सेज़ के अंदर जितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को उठाओ एंड उन तमाम स्टूडेंट्स में से देखो किस किस ने फ़ीस को पे कर दिया है, उनको हटाओ। और उसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट्स रह गए जिन्होंने फ़ी पे नहीं की हुई, उन तमाम को निकालो। तो इस तरीके से एक पूरा सिस्टम, एक प्रोग्राम बनता है सेट ऑफ कमांड्स के थ्रू, जो कि हमें इन दी एंड
ये निकाल के देता है कि ये वो 10 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फ़ी पे नहीं की, ठीक है। इसी तरीके से जब वो फ़ी पे करने आते हैं तो हम एक बटन प्रेस करते हैं, उनकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, तो उसके पीछे भी एक सेट ऑफ कमांड होता है। वो क्या कमांड होता है कि हम एक क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, उस क्यूआर कोड से एक जो है वो आईडी निकलती है, वो आईडी निकल के किसी मेथड में जाती है। उस आईडी की बेस पे पता लगाया जाता है कि अच्छा ये वाली फ़ीस है, इस फ़ीस के स्टूडेंट की आईडी ये है, इस फ़ीस के कोर्स की आईडी ये है। उसके बाद जाके उसके लिए हम एक पेमेंट उसको मार्क कर देते हैं कि भाई ये पे हो गया, ठीक है। फिर उसी की बेस पर हम एक रिसिप्ट जनरेट करते हैं, जिससे एक रिसिप्ट निकलती है, वो हम स्टूडेंट को पकड़ा देते हैं, या एक रिपोर्ट निकाल के एडमिन को पकड़ा देते हैं कि देखो भाई आज के दिन में या इस महीने में इतनी फ़ीस आई है। तो ये जितने भी काम हुए हैं जो कि एक बटन प्रेस करने के पीछे हुए, जिसमें हमने कहा कि सिर्फ पे फ़ी का बटन हमने प्रेस किया, उसके पीछे जो भी काम हुआ, फ़ीस का रिकॉर्ड अपडेट हुआ, स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपडेट हुआ, एक रिपोर्ट जनरेट हुई, एक इन्वॉइस जनरेट हुई, एक इन्वॉइस का प्रिंट निकला, ये तमाम के तमाम काम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड्स हैं, और ये तमाम मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दे चुका हूँ, बट अगर हम अपने राइट साइड पे देखें, रियल लाइफ थिंकिंग एग्जांपल देखें, जैसे अक्सर देखा होगा आपने कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 50 से अबव हैं, 50 से अबव है, तो आप पास कंसीडर होंगे, अदरवाइज़ फेल होंगे। तो उसको लिखने के लिए एक बेसिक सा कोड यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है कि हम एक इंटीजर मार्क्स का एक वेरिएबल बना देंगे और वहाँ बता देंगे कि भाई स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 72 हैं, और फिर एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर या इक्वल टू 50 हो जाते हैं तो हम उस स्टूडेंट को या उस जो भी सब्जेक्ट है उसे पास कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ फेल कंसीडर करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम अपने सेट ऑफ कमांड्स को लिखेंगे और उसका एक प्रोग्राम बनाकर उसको स्टोर कर लेंगे। तो वो फिर क्या होगा, बस ऑन क्लिक वो प्रोग्राम चलता रहेगा और हमारे लिए सीधा सीधा वो रिज़ल्ट निकाल के लाता रहेगा। हमें बार बार फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, बार बार कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। बस वो बटन क्लिक होता रहेगा या वो मेथड चलता रहेगा और हमें रिज़ल्ट ला के देता रहेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि डॉट नेट क्या है, ठीक है। तो डॉट नेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है। डॉट नेट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर प्लेटफॉर्म बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अच्छा, डॉट नेट जो है वो फ्री है। सबसे पहले तो आप इजीली डॉट नेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इसके पैसे नहीं लगते, कोई चार्जेस नहीं लगते। आप माइक्रोसॉफ्ट पे जाएंगे, वहाँ से जाके अपना डॉट नेट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ओपन सोर्स से मतलब ये है कि इस पर कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। अगर आपके पास कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नया आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप वो इसके साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका कोड भी आप देख सकते हैं। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म से मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास चल रहा है फॉर एग्जांपल विंडोज़ की आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है, फिर आपके पास लिनक्स आ जाता है, या फिर आपके पास मैक ओएस आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि लेट डेवलपर बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। आप डॉट नेट के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आप जैसे डॉट नेट के थ्रू मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं जो कि जैमरीन कहलाती है, बट वो थोड़ी आउटडेट हो चुकी है। डॉट नेट के थ्रू आप जो अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन से मतलब ये होता है जो कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है, और वो सिर्फ उसी कंप्यूटर या उसी लोकल नेटवर्क पे अवेलेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन अपने सिस्टम में डाउनलोड की हुई है, तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई वेबसाइट नहीं है, वो कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। इन चीज़ों को डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहा जा सकता है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि आपके पीसी में जो कैलकुलेटर है वो आपका अपना है, मेरे पास जो कैलकुलेटर है वो मेरा अपना है। या और सिंपल एग्जांपल ली जाए तो अगर आप कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, वो मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो नॉर्मली जितना भी कुछ चल रहा है वो मोस्टली जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। जैसे कि आपका पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हो गया, ठीक है। हाँ, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं लेकिन वो इंस्टॉल आपके लोकल पीसी में हो रहे हैं, तो वो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इट इंक्लूड्स रन टाइम लाइब्रेरीज, एसडीके टूल्स एंड प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स। अच्छा, जब आप डॉट नेट इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको रन टाइम लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। रन टाइम लाइब्रेरीज का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन बना लेंगे और उसे रन करेंगे तो उस वक्त वो डॉट नेट रन टाइम के थ्रू चल रही होती है, उसे डिप्लॉय करेंगे तो वो रन टाइम के थ्रू चल रही होती है। और जब आप कुछ डेवलप कर रहे होते हैं तब आपको एस डी के चाहिए होते हैं। दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक होती है रन टाइम, एक होती है एस डी के। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर को आपने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद जब आप उसे कंप्यूटर ए बी सी के ऊपर जाके इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे रन टाइम
.NET इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अब एप्लीकेशन वहाँ पर रन होने वाली है, रियल फॉर्म के अंदर वो रन होने वाली है, ठीक है। लेकिन SDK आपको कहाँ पे चाहिए होगी? SDK आपको चाहिए होगी आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप उसको डेवलप कर रहे हैं, आप उसके टूल्स को यूज़ करें, इसके SDK की रिक्वायरमेंट उधर पड़ेगी, ठीक है। जब आपके पास .NET आ जाता है तो फिर आपको प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप जो है वो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस बनाएंगे तो उनके डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। वो जब हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे और आगे जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा कि वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ओके, नाउ मॉडर्न .NET कैन रन ऑन विंडोज़, लिनक्स एंड मैकओएस। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है। तो जो मॉडर्न .NET है, जो पुरानी .NET होती थी उसके बारे में बात नहीं हो रही है। अब जो मॉडर्न .NET के वर्जन आ रहे हैं वो, क्योंकि .NET कोर है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो वो विंडोज़ पे भी चलते हैं, लिनक्स पे भी चलते हैं और मैकओएस पे भी चलते हैं। इनको इन सिंपल यूँ समझा जा सकता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। एक अलग सिस्टम, एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर आपकी .NET की एप्लीकेशन जाके चल सकती है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लिंक्स हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। इस राइट साइड पे आप देख सकते हैं। अगर आपको .NET को समझना है तो फिर आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। जैसे इसमें भी इन्होंने यही बताया हुआ है कि .NET इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स डेवलपर प्लेटफॉर्म। बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे डिस्कस की है। इट कैन रन प्रोग्राम्स रिटन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखे जा सकते हैं और रन किए जा सकते हैं, ठीक है। C# बीइंग द मोस्ट पॉपुलर, और उन मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर से C# बहुत पॉपुलर है। अच्छा, मल्टीपल लैंग्वेजेस से मतलब ये हुआ कि एक लैंग्वेज विजुअल बेसिक भी होती है, एक लैंग्वेज F# भी होती है, और भी लैंग्वेजेस होती हैं। तो उन तमाम लैंग्वेजेस में से हम C# इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इससे आपको हाई परफॉर्मेंस मिल जाती है, और अगर आपको .NET को डाउनलोड करना है तो फिर आप इस लिंक पे जा सकते हैं। ये वही लिंक है जो कि इस स्लाइड में भी हमारे पास अवेलेबल है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ से जाकर आप अपना .NET इंस्टॉल करेंगे। ओके, ये साइट खुल जाए, फिर मैं दिखाता हूँ। देखें, इस तरीके से .NET 10 आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो हमने इसी वाले को डाउनलोड करना है और यहाँ से डाउनलोड .NET SDK 64। ये खुद डिटेक्ट कर लेता है आपके सिस्टम के हिसाब से। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो खुद ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे 32 बिट भी नज़र आ सकता है अगर आपका सिस्टम 32 बिट है। सो यू डोंट हैव टू वरी, आपने जस्ट डाउनलोड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्जन पे जाना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास ये एक नीचे ऑप्शन होता है ऑल डॉट नेट 10 डाउनलोड्स। आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाकर आप उसकी सारी डाउनलोड्स देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लिनक्स के लिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम यहाँ कर एक काम करते हैं। यहाँ पे हमें मिलना चाहिए ऑप्शन रन टाइम का। ओके, देखें, ये देखें, ये SDK के वर्जन हैं सारे, सही है, और ये रन टाइम के वर्जन हैं, ठीक। तो हम दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे पास। लेकिन याद रहे, जब हम एप्लीकेशन को पब्लिश कर देंगे, जो कि आगे की चीज़ है, इन द मंथ ऑफ थर्ड मंथ जब हम उसको डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे, उस वक्त हमें .NET रन टाइम की ज़रूरत पड़ रही होगी। सही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप 10.0.9 को ही डाउनलोड करें। आप नीचे जाकर यहाँ से कोई सा भी वर्जन उठा सकते हैं, और ये तो सिर्फ .NET 10 के वर्जन मिल रहे हैं। आप इसमें दूसरे वर्जन्स भी देख सकते हैं, जैसे ऑल .NET वर्जन। यहाँ पे 3 लिंक्स अवेलेबल है, .NET 10 के रन टाइम वर्जन्स, .NET 10 के सारे वर्जन्स, और .NET के ही सारे वर्जन। अब इसके अंदर आपको 10 से पीछे भी जा सकते हैं आप, ऐसे ही देखें, आउट ऑफ सपोर्ट वर्जन्स भी होते हैं। होता कुछ यूँ है कि क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो आगे आगे डेवलप होता जा रहा है, नई नई लेटेस्ट चीज़ें आती जा रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट खुद को अपने उसी हिसाब से इवॉल्व करता जा रहा है और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इनिशियली क्या होता था, जैसे अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग में जाएं तो वो 2019 के अंदर जब .NET 1.0 आया था, .NET कोर 1.0, तो अब देखिए उसका सपोर्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया। सपोर्ट ख़त्म करने से मतलब ये होता है कि अगर अब .NET कोर 1.0 आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि आज से 7 साल पहले आया हुआ है, मई 14 को आया था 2019 में, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आप उसके हिसाब से एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन आपने डेवलप कर ली और आपने वो क्लाइंट को दे भी दी, और आपका क्लाइंट अब उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके अंदर एक मसला आ जाता है। और एक ऐसा मसला आता है जो कि आपकी गलती नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई चीज़ मिसिंग थी या कोई बग था, और उस बग की वजह से वो आपका सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाता है चलना। तो अब उसका नुकसान ये होगा
कि आप क्योंकि 7 साल पुराने वर्जन पे डेवलपमेंट कर रहे थे, तो वो जो 7 साल पुराना वर्जन है उसको तो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी कह चुका है कि आउट ऑफ सपोर्ट है, हम इसके लिए कोई मदद नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने .NET 10 पे एप्लीकेशन बनाई और मेरे पास वैसे ही कोई मसला आ गया कि भाई ये तो मेरा मसला नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ही गलत है, सो माइक्रोसॉफ्ट इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग दिस। ठीक है, यानी एंड ऑफ सपोर्ट इसका क्या है, 2028। अगले 2 मज़ीद साल तक वो मुझे सपोर्ट करेंगे इस पे, मतलब कोई भी एक इशू आएगा तो वो उसको सही करने के पाबंद हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो आउट ऑफ सपोर्ट वर्जन है उसके लिए तो वो अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, अब आप अपने वर्जन्स को अपडेट कर लें। ये भी एक और चीज़ होती है कि जैसे जैसे हम अपनी एप्लीकेशंस बनाते जाते हैं हमें उसको आगे अप टू डेट रखना है। अगर आप उसे अप टू डेट नहीं रखेंगे तो फिर वो आपके पास सही चलेगी नहीं। ये बिल्कुल वैसी मिसाल है, आज आप कीपैड वाला मोबाइल लेकर बैठ जाए और उसके ऊपर व्हाट्सएप वाली कॉल करने की ट्राई करें, तो भाई वो नहीं चलने वाली, बिकॉज़ वो एक आउटडेट चीज़ हो गई। अब आपको उसके हिसाब से अपडेट करना है। अब अपडेट करने का तरीका क्या होगा, आप अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेकर एक नए एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जाके उसे स्टोर कर लेंगे। तो आपको भी थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, और जो एक नई चीज़ अपडेट और डेवलप होकर आ गई है आपके पास, आपको उसके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको कोई कहता है कि भाई आप यहाँ पे जो है ये यूज़ कर लें, जब फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट और लॉन्ग टर्म सपोर्ट में फ़र्क ये होता है कि इसका सपोर्ट थोड़ा लंबे अरसे तक चलने वाला है, वो इसका सब, यानी जो .NET 8 है और जो .NET 9 है, तो इसमें .NET 8 ज़्यादा स्टेबल है। आप ये नहीं करेंगे कि आप .NET 9 यूज़ करें, बिकॉज .NET 8 को ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। बहरहाल हमारी ज़्यादा, एक सेकेंड होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट आपको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपको .NET 9 और 8 में से कुछ सेलेक्ट करना है, सो द प्रेफरेंस विल बी .NET 8, क्योंकि उसके ऊपर लॉन्ग टर्म सपोर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको यूज़ करेंगे क्योंकि उसको सपोर्ट ज़्यादा दिया जाएगा, उसमें अगर कोई मेजर इश्यूज आएंगे तो उसके ऊपर वो काम भी करेगी। तो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ .NET 10। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द शीट। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ से हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप .NET इंट्रोडक्शन वाला पढ़ सकते हैं, और फिर यहाँ से ये पूरा आपके पास एक ओवरव्यू है जिसको आई डोंट थिंक अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, डाउनलोड्स अगर हमें करनी है तो डाउनलोड्स के लिए हमारे पास ये वाला लिंक है, वो हम करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब .NET फ्रेमवर्क वर्सेस .NET कोर वर्सेस मॉडर्न .NET, इन तीनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, .NEट फ्रेमवर्क जब इनिशियली आए थे तो वो सिर्फ विंडोज़ के ऊपर चला करते थे, ओल्डर विंडोज़ डेस्कटॉप वेब एप्स एंड लेगेसी प्रोजेक्ट, यानी जो बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो आज से तकरीबन कह लो कि 5 साल, 5 साल तो खैर नहीं कहेंगे, जिससे आज से 8 साल पहले, 7 साल पहले या 10 साल पहले बने थे, ये वो प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी विंडोज़ एप्लीकेशंस और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला करते थे, इसके अलावा वो कहीं और नहीं चलते थे। ठीक है, लेकिन वंस जब .NET कोर आया तो फिर .NET कोर ने ये सपोर्ट दिया कि भाई अब जो एप्लीकेशंस है वो विंडोज़ पे भी चलेंगी, लिनक्स पे भी चलेंगी और मैक ओएस के ऊपर भी चलेंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये कि उसके बाद जब मॉडर्न .NET आया है तो वो भी तीनों जगह पे चल रहा है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस क्या आया है, अब .NET कोर और मॉडर्न .NEट के अंदर। .NEट कोर में ये था कि ओल्डर नेम्स फॉर द क्रॉस प्लेटफॉर्म .NEट जनरेशंस, यानी कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म जनरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न .NEट के अंदर क्या आ गया, उसके अंदर आपके पास वेब एप्स भी आ गई हैं, उसके बाद उसके अंदर आपके पास एपीआईज भी आ गई हैं, डेस्कटॉप भी आ गई और सर्विसेज भी आ गई। अब सर्विसेज और डेस्कटॉप और एपीआई से क्या मतलब होता है, एपीआई से मतलब ये होता है कि अगर आपको मोबाइल ऐप चलानी है तो आप उसकी एपीआई बना के रख लेंगे, आप उसे मॉडर्न .NEट कहेंगे। ठीक है, सर्विसेज का मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास
चार प्रोजेक्ट्स हैं, उन चारों प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास एक ही चीज़ कॉमन होती है, तो उस एक कॉमन चीज़ की आप जो है वो सर्विस बनाएंगे और उस सर्विस को बना करके आप अपने पास रख लेंगे और उन चारों प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो डॉट नेट कोर और डॉट मॉडर्न डॉट नेट में कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं है, बट इसके अंदर क्या है, मॉडर्न डॉट नेट के अंदर आपके पास एपीआईज और सर्विसेज की फीचर भी अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे कोर्स का सिंपल सा रूल ये है कि हम मॉडर्न डॉट नेट यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज वही करंट है, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, वो फास्ट भी है और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ भी होने वाला है, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ सी शार्प? अब सी शार्प क्या है? सी शार्प इज़ अ मॉडर्न लैंग्वेज। सी शार्प एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, सी शार्प एक लैंग्वेज है। फ्रेमवर्क और लैंग्वेज के अंदर क्या फ़र्क होता है? फ्रेमवर्क के ऊपर वो चीज़ें डेवलप की जाती हैं जिस तरीके से वो किसी एप्लीकेशन, किसी सिस्टम पे चलने वाली है, ठीक है। और सी शार्प वो चीज़ है जिससे आप अपना कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसोल राइट लाइन डेवलपर का नाम लिखो। तो ये आपने एक कमांड दी है, या आपने एक कमांड दी है सी शार्प के थ्रू, फिर वो आगे जाकर डॉट नेट के फ्रेमवर्क के ऊपर एग्जीक्यूट होगी और फिर वहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होगा कि वो आपके जो भी कोड आपने लिखा या जो भी आपने सर्टन प्रोग्राम लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्गली टाइप है। स्ट्रॉन्गली टाइप को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम अपनी डेटा टाइप्स में डिटेल में जाएंगे, इस पार्ट को उस वक्त डिस्कस करेंगे। रीडेबल, रीडेबल का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगाते हैं, थोड़ा सा आप इसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी देते हैं, तो फिर आपको ये रीडेबल भी हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और वाइडली इंटरप्राइजेज है, मतलब आपकी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज और बहुत सारी एप्लीकेशंस सी शार्प को यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स बना रहे हैं। सी शार्प जो है वो डॉट नेट के साथ काम करती है, डेस्कटॉप ऐप्स पे भी काम किया जा सकता है सी शार्प से, वेबसाइट्स पे भी काम किया जा सकता है और एपीआईज और सर्विसेज भी बनाई जा सकती हैं। सी शार्प का जो सिंटेक्स है वो बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब अगर आप जूनियर्स हैं और आपको जो है ऐसा कोई ख़ास प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं है तो भी आप सी शार्प के सिंटेक्स को समझ लेंगे, क्योंकि इसमें इंग्लिश का ही नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा है, इतना कोई ख़ास रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज वाली टाइप की चीज़ें नहीं है। आप इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसा है कि उसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट कैन यू बिल्ड विद डॉट नेट? डॉट नेट के ज़रिए आप क्या बना सकते हैं? आप एक ईआरपी सिस्टम बना सकते हैं। ईआरपी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है? ईआरपी सिस्टम के अंदर आप इन्वेंट्री का हिसाब किताब रख सकते हैं, आप सेल्स परचेज का हिसाब किताब रख सकते हैं, अकाउंट्स का हिसाब रख सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तो खैर लिमिटेड चीज़ें लिखी हैं, आप सैलरीज को भी देख सकते हैं, अटेंडेंस सिस्टम देख सकते हैं, वर्किंग आवर्स देख सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है ईआरपी सिस्टम के अंदर। डॉट नेट से आप वेब एपीआईज बना सकते हैं। वेब एपीआईज क्या होती हैं कि जो बैकएंड की सर्विसेज होती हैं, आप उनको बनाकर एक जगह डिप्लॉय कर देते हैं और फिर जो आपका मोबाइल है वो उन एपीआईज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा होगा, ठीक है। आप डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स के अंदर आपके पास चार्ट्स आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ग्राफ्स बने हुए आ जाते हैं, जिससे पता लग रहा होता है कि हाँ भाई इस पे क्या प्रोग्रेस है। जैसे फीस का ग्राफ बना दिया कि आज फीस ऊपर गई, आज फीस नीचे गई, इस तरीके से। ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बन सकती हैं, जैसे आपके पास दराज है या ओ एल एक्स है, इस टाइप की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। डेस्कटॉप ऐप्स बन सकती हैं, जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, आप अपने कैलकुलेटर बना के रख सकते हैं, आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर बना सकते हैं, या फिर आप जो है वो अपने ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हैं, अटेंडेंस सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। और इन दी एंड ए आई असिस्टेड ऐप्स भी बन सकती हैं, फिर आप ए आई की हेल्प लेकर अपनी ऐप्स को इनहेंस कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, अब आता है डेवलपर टूल बॉक्स फॉर दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या डेवलपर टूल बॉक्स होगा? सबसे पहले मेन एंड मोस्ट विजुअल स्टूडियो होगा, उसके बाद इंतहाई ज़रूरी डॉट नेट, जिसके बगैर तो काम ही नहीं होने वाला। फिर एसक्यूएल सर्वर जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पे जाएंगे। फिर चैट जीपीटी और कोडेक्स का इस्तेमाल होगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल होगा जब हम आगे थर्ड मंथ के अंदर जाकर अपने एआई की हेल्प से अपनी प्रोग्रामिंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। गिटहब का इस्तेमाल होगा जहाँ पर हम अपनी रिपोजिटरी को पुश कर देंगे और फिर उसके उसमें जो कोड है वो आपके साथ भी शेयर हो रहा होगा। और इन दी एंड कोडेक्स, कोडेक्स जो है वो एक एजेंट, चैट जीपीटी का, ओपन एआई का एक एजेंटिक प्लेटफॉर्म है। और आप उस एजेंटिक प्लेटफॉर्म इस तरीके से कि आप उस कोडेक्स को अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर जब आप उसमें कोई भी कमांड देंगे तो फिर वो आपके लिए प्रोग्राम्स लिख रहा होगा। मतलब अभी तो क्या होगा, इनिशियली हम खुद प्रोग्राम लिखेंगे, हम खुद कोड करेंगे,
लेकिन जब कोडेक्स आ जाएगा तो कोडेक्स के अंदर क्या होगा, आप उसे सिर्फ इंग्लिश में बताएंगे कि भाई मेरे लिए एक अटेंडेंस सिस्टम बनाओ, और फिर वो कोडेक्स का काम है वो आपके लिए एक अटेंडेंस सिस्टम बनाकर आपको दे देगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि भाई जब ये कोडेक्स से हो ही सकता है तो फिर इतना सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेस्ट आंसर उसका ये बनता है कि सपोज़ करें आपने कोडेक्स के थ्रू कोडेक्स को कहा कि भाई मुझे एक अटेंडेंस सिस्टम बना के दे दो, ठीक है। और अब उस अटेंडेंस सिस्टम के अंदर कोई गलती आ जाती है और वो कोडेक्स नहीं सही कर पा रहा, या फिर आपके पास कोडेक्स के जो ट्रायल्स थे या जो आपके पास लिमिट थी वो ख़त्म हो जाती हैं, तो भाई आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट हैज़ बीन रिटन। इसको कहते हैं वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या होती है कि जब एक एजेंट, एआई एजेंट आपके लिए कोड करता है, उसे वाइब कोडिंग कहते हैं। तो वाइब कोडिंग में जो मसले आते हैं वो मसले फिक्स करने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, आज हमें विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी की ज़रूरत होगी, मॉडर्न डॉट नेट एस डी के की ज़रूरत होगी, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और पीसी और लैपटॉप तो आपके पास ऑलरेडी है। कमिंग लेटर इन कोर्स फिर हम एसक्यूएल, गिटहब, चैट जीपीटी और बूटस्ट्रैप वगैरह की तरफ जाएंगे, वो फिर तब डिस्कस करेंगे जब आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, वाई विजुअल स्टूडियो? विजुअल स्टूडियो ही क्यों, वीएस कोड क्यों नहीं कर सकते, या फिर कोई और सा आईडी? आईडी का मतलब होता है कि जिसके ऊपर हम हमारा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो आईडी के ऊपर हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसका आंसर ये है कि भाई विजुअल स्टूडियो एक प्रोफेशनल आईडी है जो कि डॉट नेट की एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ना सिर्फ बनाने के लिए, उनमें आने वाले मसलों को ठीक करने के लिए भी उसे ही इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिटी एडिशन स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है, अगर एक इंडिविजुअल बंदा यूज़ कर रहा है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, और इंडिविजुअल क्या, पूरी पूरी कंपनीज भी कम्युनिटी एडिशन को लेके काम कर रही हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फ्री है। विजुअल स्टूडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको इंटेलिजेंस देता है। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप कोड लिखने लगते हैं तो आपको खुद ही खुद उसके जो है ना वो ऑटो कंप्लीशन सामने आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं, अगर आपको एक नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे, हम उसको देते हैं ऑर्डर, अगर हम एक वर्ड लिख रहे होते हैं ऑर्डर, तो जैसे ही हम ओ आर लिखते हैं तो अगला वर्ड हमारे पास खुद ही कंप्लीट होकर आ जाता है, और हम टैप प्रेस करते हैं और वो हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, न्यूगेट पैकेजेस हमें इसमें मिल जाते हैं, और प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए तमाम चीज़ें एक ही जगह पे विजुअल स्टूडियो में हमें मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डाउनलोड यूआरएल के लिए हमें क्या करना है, विजुअल स्टूडियो डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम से हम जाएंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास ये फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी फ्री ट्रायल। ट्रायल का मतलब ये होता है कि थोड़े टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो वी जस्ट हैव टू डाउनलोड कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन को आप डाउनलोड करेंगे, और ये आपके पास देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इधर से इसको वेरीफाई कर लेंगे कि भाई इसे डाउनलोड कर दो, और इट हैज़ बीन डाउनलोडेड, ठीक है। अब आप फोल्डर में जाएंगे अपने, लेट्स गो टू द फोल्डर। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, डाउनलोड्स, और ये मेरे पास आ गया, इसको अब इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। और इंस्टॉलर चलेगा, नेक्स्ट यस करेंगे, यस करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ये इंस्टॉलर को अपडेट करेगा। ओके, इतने ये रेडी हो रहा है, इतने हम चल के, ओके ये आ गया। तो जैसे ही आपके पास आ जाएगा, अब यहाँ से आपने क्या करना है, ASP.NET वेब डेवलपमेंट पे क्लिक कर देना है आपने सिर्फ इस ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। और आपने .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट पे क्लिक कर देना है, सही है। एंड नेक्स्ट आपने क्या करना है, बस इतने ही ऑप्शंस आपने लेने, ठीक है। बस ये दो ऑप्शंस आप फिलहाल के लिए ले लेंगे एंड आपका काम हो जाएगा, और ज़्यादा हो तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये तीन ऑप्शन, 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये तीन ऑप्शंस आपने लेने। और जब ये तीन ऑप्शंस आप ले लेंगे तो फिर आप जब देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे ये खुद ही से जो है ना डॉट नेट को भी इंस्टॉल कर देगा, आपको कुछ इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये डॉट नेट के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो उनको खुद ही इंस्टॉल करेगा, और आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी आ जाएंगी, लेकिन मैं आपको वो भी इंस्टॉल करना बता दूंगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, सही है। अगर आपके पास सी ड्राइव में जगह नहीं है, इतनी इतनी जगह आपके पास नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे चेंज पे जाना है, और इधर से आपने जाकर अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल, फॉर सपोज़ कि मेरे पास अगर यहाँ पे सी ड्राइव में ये जगह नहीं है, सो इन दैट केस मैं क्या करूँगा,
मैं कोई भी फ्री वाली जो है वो ड्राइव लेकर वहाँ पे सेलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो ऑप्शन है ना आपके पास, आपने डाउनलोड ऑल देन इंस्टॉल करना है। ये दो ऑप्शन होते हैं इधर कि डाउनलोड करते जाओ, इंस्टॉल करते जाओ, या फिर पहले सारा डाउनलोड करो फिर इंस्टॉल करो। तो ये बेटर ऑप्शन है कि पहले सारा डाउनलोड हो जाए और फिर आप इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये पहले सारा कुछ डाउनलोड करेगा एंड देन खुद ही इंस्टॉल कर देगा, और ये सारा काम एक ही गो में होना चाहिए। सो अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो इट मे टेक अ वाइल, ठीक है। मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सही। अच्छा, देखिए मेरे पास कम्युनिटी एडिशन आ रहा है। आफ्टर देन हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं वापस इधर, और अब हम देख लेते हैं कि डॉट नेट हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डॉट नेट के वापस पुराने लिंक पे चलते हैं जहाँ से हम डॉट नेट डाउनलोड करने वाले थे। ओके, विजुअल स्टूडियो अगर आपके पास डॉट नेट नहीं डाउनलोड कर देता तो फिर आप खुद से कैसे करेंगे। आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये डाउनलोड आ गई इधर, और आप इसे कहेंगे डाउनलोड कर दो। और इतने ये डाउनलोड होता है, इतने में आगे अपनी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। वंस इट इज़ डन, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डाउनलोड कैसे, इसको इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। टिल देन लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वंस वो डाउनलोड हो जाता है तो फिर मैं आपको उसे सिखा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ लिखी हुई है कि आप इस लिंक से अपना विजुअल स्टूडियो को खोल लेंगे, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी चूज़ करेंगे, इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, इंस्टॉलर को रन करेंगे, और अपना जो भी वर्कलोड, जैसे मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, इन तीन चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो वर्कलोड्स के ऊपर। मस्ट सेलेक्ट फॉर दिस कोर्स, इस कोर्स के लिए आपने तीन चीज़ें सेलेक्ट करनी है। डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ASP डॉट नेट वेब डेवलपमेंट, और एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी विच वॉज गिट फॉर विंडोज़, और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, स्लाइड में आपको शेयर करूँगा। तो इस स्लाइड से मैचिंग मैचिंग जो भी चीज़ें होंगी वो आप परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स पे। अक्सर हमारे बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, विजुअल स्टूडियो का जो इंस्टॉलेशन और डाउनलोड का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, और जो विजुअल स्टूडियो कोड है जिसको हम शॉर्ट में VS कोड कहते हैं, वो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है, यानी वो बस फ़ौरन से डाउनलोड होगा और फ़ौरन से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वो नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेगी, हमें विजुअल स्टूडियो करना है। क्योंकि हम लर्निंग कर रहे हैं तो जो हमें टेम्पलेट्स चाहिए और जो हमें डिबगर्स चाहिए वो हमें विजुअल स्टूडियो के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और स्किपिंग वर्कलोड, हम इनमें से कोई चीज़ अगर जो हमने लेफ़्ट साइड पे मेंशन की इसमें से कुछ मिस कर देते तो फिर हमारी ऐप सही नहीं चलती। अगर हम पुराने डॉट नेट के फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लेते हैं तो भी हमारी ऐप सही नहीं चलती। और नॉट रीस्टार्टिंग द सिस्टम आफ्टर लार्ज इंस्टॉलेशन व्हेन रिक्वायर्ड, और जब हम बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस करते हैं तो एक बार लाजमी हमें अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है, सही है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, SDK और रन टाइम के अंदर डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा पहले बता दिया था, बट अब देख लेते हैं एक बार उसको। SDK क्या है, वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकें और रन कर सकें। SDK से याद रखें, एप्लीकेशन रन भी हो जाती है लेकिन वो सिर्फ डीबगिंग वाली रन होती है, रिलीज मोड वाली रन नहीं होती। रन टाइम क्या होता है, यूज्ड ओनली टू रन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। रन टाइम क्या करता है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन यानी जब आप कहीं इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद वो उसको चलाने के लिए काम करता है, ठीक है। अच्छा, हमारा डॉट नेट इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है, सो लेट्स गो देयर। इसको डाउनलोड खोलेंगे यहाँ पे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास एक पॉपअप आएगा ये वाला, और आपने यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये आपसे एडमिन की वार्निंग मांगेगा जो मे भी आपके पास इस इन पे शो नहीं हुई होगी, और फिर यहाँ से आपका डॉट नेट SDK इतना स्मूथली इंस्टॉल हो जाएगा। बस क्लोज, कुछ भी नहीं करना था, बस एक बार उसको यस किया और वो हमारे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमारा SDK डाउनलोड हो गया है। विजुअल स्टूडियो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, वो मैं नहीं कर रहा बिकॉज वो बहुत लंबा टाइम लेता है और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अच्छा, for this course student should install SDK because we will build apps ourselves। हमें .NET SDK इंस्टॉल करनी होगी, और वंस जब हम SDK इंस्टॉल कर लेंगे तो इन कमांड्स के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स गो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। CMD लिखेंगे, विंडोज़ में जाके स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और CMD लिखेंगे, और यहाँ से हम कहेंगे, और यहाँ पे हम एक कमांड चलाएंगे .NET डैश वर्जन। जैसे ही हम ये कमांड चलाएंगे हमें लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि .NET 10 का वर्जन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं एक
कमांड लिखूँगा .NET-info। वंस ये दोनों कमांड्स मेरे पास चल रही हैं, इसका मतलब हमारा .NET बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियल लिंक प्लस कमांड लाइन टेस्ट, अब ये यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना, ये लिंक मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। SDK डाउनलोड हो गई, उसको इंस्टॉल कर लिया, टर्मिनल से वेरीफाई कर लिया। अब हमें पास टाइम आता है कि हम अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनाएं। तो अपनी फ़र्स्ट एप्लीकेशन हम कमांड के थ्रू भी बना सकते हैं और हम अपने विजुअल स्टूडियो से भी बना सकते हैं। सो वी वुड प्रेफर टू क्रिएट विद विजुअल स्टूडियो, बट ये कमांड यहाँ पे लिखी है, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएटिंग योर फर्स्ट कंसोल ऐप। तो कंसोल ऐप बनाते हैं पहले एक। ठीक है, विजुअल स्टूडियो खोलना है हमें सबसे पहले। सो लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो। देखिए मेरे पास दोनों इंस्टॉल है, कोड भी इंस्टॉल हुआ हुआ है और विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो मैं विजुअल स्टूडियो और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आना चाहिए। अच्छा, मैंने इनसाइडर्स वाला किया हुआ है, आप लोग कम्युनिटी करेंगे, मैंने इनसाइडर्स वाला किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनसाइडर और कम्युनिटी फ़िलहाल के लिए सेम है, आगे जाके डिफरेंस होगा, बट इट इज़ प्रेफर्ड कि आप कम्युनिटी वाला इंस्टॉल करें। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया, ये इसका फर्स्ट लुक है। ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं पहले से चला रहा था, तो ये वो रीसेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपके पास ये नहीं आ रहे होंगे बिकॉज आपने कोई रीसेंट प्रोजेक्ट नहीं है आपका, तो नहीं आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में टेम्पलेट्स बता रहा था ना कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो भाई उसका एक टेम्पलेट मिल जाएगा। अगर आप डेस्कटॉप ऐप बनानी है उसका एक टेम्पलेट मिल जाएगा। जैसे ये देखो, एक डेस्कटॉप ऐप का टेम्पलेट पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वेबसाइट चाहिए तो नीचे वेबसाइट के टेम्पलेट भी पड़े हुए होंगे। तो हमें इतना सब नहीं करना है, हमें C# लैंग्वेज यहाँ से लेनी है और हमें इधर से जो है विंडोज़, और यहाँ से डेस्कटॉप के बजाय हमें लेना होगा कॉन्सोल। हम एक कॉन्सोल ऐप बना रहे हैं। कॉन्सोल ऐप क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपके सामने CMD खोला था, कमांड प्रॉम्प्ट, इसको कॉन्सोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सोल ऐप बना रहे होंगे जो कि ऐसी स्क्रीन पे चल रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर हम इसको उस पर कवर अप करते रहेंगे, यानी उन एप्लीकेशंस को भी बनाते रहेंगे। तो कॉन्सोल ऐप लेनी है आपने, .NET के ऊपर है और कॉन्सोल ऐप है, तो हम यहाँ से कॉन्सोल ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे और .NET फ्रेमवर्क पे भी बना सकते हैं और इस पर भी बना सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन और एंड देन नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। और नेक्स्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इसका नाम रख देना है और इसका नाम होगा क्लास 1। इसका नाम हम कुछ रखेंगे ऐसे, वीक, बल्कि हम कहेंगे इसको .NET 3 months प्रोग्राम, 3 months प्रोग्राम। ठीक है, और एक लोकेशन आप इसे बता देंगे कि आप इसे कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ही सेव करूँ, तो ये मेरा फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप अपनी डिफरेंट लोकेशन ले सकते हैं और इसको ऐसे डिफ़ॉल्ट छोड़ के आपने इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन से वर्जन पे काम करना है, तो क्योंकि मेरे पास तीनों वर्जन इंस्टॉल्ड हैं तो मुझे तमाम इंस्टॉल्ड वर्जन्स बता रहा है। अगर आपने 8 के पहले वाले वर्जन्स भी इंस्टॉल किए हुए होंगे तो ये उनको भी दिखा रहा होगा, और अगर आपने सिर्फ .NET 10 किया हुआ है तो आपको सिर्फ वही दिखा रहा होगा। ठीक है, और .NET 10 लेंगे और यहाँ से क्रिएट कर देंगे, और क्रिएट जैसे ही करेंगे तो ये आपके पास क्रिएटिंग प्रोजेक्ट आ रहा है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी जो एप्लीकेशन है वो रेडी होकर आपके सामने आ जाएगी। दैट्स इट, और ये देखिए ये आपकी एक फर्स्ट एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी होकर आपके सामने आ गई है और इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कंसोल राइट लाइन। सही है, और जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद एक ब्लैक कलर का हमारे पास कंसोल कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा और वहाँ पर हमें लिखा हुआ नजर आएगा हेलो वर्ल्ड, एंड हियर इट इज। ये देखिए ये आ गया आपके पास, और क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो ये प्रिंट हुआ हुआ ये आ गया ऊपर। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ से प्रिंट करवाएंगे वो उधर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कुछ और, जैसे मैं कर लिखता हूँ वेलकम टू दी .NET कोर्स, सेव करता हूँ और F5 से मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो देखिए बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई आएगी जो मैंने वहाँ पे लिखी। सही है, ओके, तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन बन गई। ये स्टेप्स लिखे हुए स्लाइड जब शेयर होगी तो आप बड़ा इजीली इसको कर पाएंगे।
सोल्यूशन फाइल आपको मिलेगी जब जैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट बनकर आएगा तो उसके साथ आपको एक सोल्यूशन फाइल मिलेगी। मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर, इसको फाइल एक्सप्लोरर में खोलेंगे और ये देखिए यहाँ पर है हमारा पूरा प्रोजेक्ट का सेटअप। ये हमारी सोल्यूशन फाइल है। ये .sln भी हो सकती है और .slnx भी हो सकती है। तो ये हमारी सोल्यूशन फाइल है। अगर आपका कभी विजुअल स्टूडियो में से प्रोजेक्ट बंद हो जाए और वो रिसेंट में भी ना आ रहा हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट था और .slnx पे डबल क्लिक करेंगे और ऐसे करके अपना प्रोजेक्ट खोल लेंगे और आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ पर आप पहले हुआ करते थे। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है एंड हियर इट इज। सही। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट फाइल आती है एक .cs प्रोज की, स्टोर प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड डिपेंडेंसीज। अच्छा, .sln मैंने आपको बता दी, इससे आप अपना प्रोजेक्ट खोल सकते हैं। .cs प्रोज क्या होती है, .cs प्रोज होती है हमारे पास ये वाली फाइल। तो आप यहाँ से ओके, अब आपके पास यहाँ पे एक होता है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। अगर आपके पास ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर फॉर एग्जांपल बंद हो गया, फॉर सपोज यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे अभी मेरे पास 4 आ रहे हैं ना, आपके पास सपोज करें कुछ भी नहीं आ रहा, वैसे तो अभी इन 4 की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ सोल्यूशन एक्सप्लोरर की ज़रूरत है। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर आप जाएंगे यहाँ से व्यू में और ये रहा पहला ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास खुल के यहाँ पे आ जाएगा और ये है हमारी CS प्रोज की फाइल। इस पर ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपकी .cs प्रोज की फाइल आ गई। ये है वो जहाँ पर आपकी सारी सेटिंग्स पड़ी हुई है। सही है, और ये CS प्रोज की फाइल आपको यहाँ पे भी ये नज़र आ रही है। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट फाइल, इसको हम C# प्रोजेक्ट फाइल कह सकते हैं। सही है, तो हमें SLN मिल गया, CS प्रोज की फाइल मिल गई, program.cs की फाइल मिल गई, वो मेन जगह जहाँ से हमारा मेथड चलने वाला है। दिस इज़ द program.cs फाइल। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी एप्लीकेशन का, जहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके, इसके बाद आपको बिन और ऑब्जेक्ट का फोल्डर मिलेगा जो कि खुद चलेगा, खुद बनेगा। बिन और ऑब्जेक्ट का फोल्डर, इस पर आपको कोई काम नहीं करना। जैसे जैसे आप इसके अंदर जैसे जैसे आप इसके अंदर कोड लिखते जाएंगे तो आपका जो ये बिन और ऑब्जेक्ट है ये खुद ही चेंज होता रहेगा, आपको इसके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास डू नॉट वरी अबाउट एवरी फाइल टुडे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधी सी टिप है। अगर आपको सारी फाइल्स देख के कन्फ्यूजन हो रही हैं तो भाई इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। ये आज की क्लास में मोस्टली थ्योरी है, तो इसमें आपके पास करने वाले जो डूएबल्स हैं वो सिर्फ 3 हैं। आपको विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी इंस्टॉल करना है, आपको .NET इंस्टॉल करना है और एक बेसिक कंसोल ऐप बनानी है और उसको F5 करके रन करना है। ये मेन 3 हमारे काम है। ठीक है, इसके अलावा क्या फ़ाइल है, कौन सी फ़ाइल है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, दीज ऑल आर द क्वेश्चंस विच विल बी रिजॉल्व इन फ्यूचर, जो कि बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगे जैसे जैसे आप इसके साथ फेमिलियर होते रहोगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको चलेगा, बिल्कुल सब इजी है और सब कुछ आसान है। ठीक है, तो हमें पास डूएबल काम क्या है, सिर्फ 3। ठीक है, VS विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने .NET इंस्टॉल करना है और एक एप्लीकेशन बनानी है। फिर आ जाता है कि टॉप लेवल स्टेटमेंट आ जाती है यहाँ पे। इसके अंदर सिंपल कुछ भी नहीं है। मॉडर्न C# पे आपके पास ऐसे कंसोल की राइट लाइन लिखी हुई आ जाएगी, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो यहाँ पे कि भाई ये कंसोल डॉट राइट लाइन लिखी हुई आ गई है। बस आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है और इसके अंदर कह देना है वी विल इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो। ठीक है जी, और दूसरी लाइन में हमने लिख देना है, इसमें हम लिख देंगे कि वी विल इंस्टॉल .NET 10 SDK। सही है जी, और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और F5 करेंगे तो अब हमें 3 लाइंस लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। सो हियर वी गो, ये वही तीनों लाइन जो हमने वहाँ पे लिखी। सो दिस स्लाइड ओनली हैज़ दिस इन्फॉर्मेशन कि इसमें हमें सिर्फ यही करना है, प्लेन टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाते तो वैसे तो ये खुद ही रेड हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन ईजीली सी दिस कि यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एरर नज़र आ रहा होगा, ये जो रेड कलर का एरर आ रहा है ना, ठीक है, ये हमारा एरर है कि आपने यहाँ पे कुछ गलती कर दी। सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, आप ये टर्मिनेटर लगाएंगे, इसको हम टर्मिनेटर भी कहते हैं और इसे हम सेमी कॉलन भी कहते हैं। सही है, तो ये सेमी कॉलन लगा होना चाहिए, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी, हर लाइन के साथ होना चाहिए, हर स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक
ठीक है, तो ये आपका एक प्रोग्राम आपने ऐसे बनाया और ये उसका आउटपुट आएगा जो कि अभी मैं आपको चला के दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सी शार्प प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका सी शार्प प्रोग्राम होता है ना वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अभी हमारे पास जो हमारा सी शार्प प्रोग्राम है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये एक छोटा सा आइकॉन आ रहा है, इसको जब आप ऐसे देखोगे ना तो ये वही चीज़ें आपकी सारी, ठीक है। ये मैं एक काम करता हूँ, आपको एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। यहाँ से इस पर राइट क्लिक करेंगे और विजुअल स्टूडियो इनसाइडर पे दोबारा क्लिक करूँगा मैं और फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा और फिर वही ऑप्शंस लेंगे, कंसोल ऐप लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे ना लास्ट टाइम मैंने इस चेक बॉक्स को ट्रू कर दिया था, इस बार मैं इसको फॉल्स रखूँगा और अब मैं कहूँगा टेस्ट ऐप। सही, इसका नाम हमने टेस्ट ऐप रखा है और नेक्स्ट करूँगा। और जब नेक्स्ट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही छोटे से, और यहाँ पे ना बल्कि सॉरी उसको मैं ऐसे ही रहने दूँगा, ये ट्रू रहेगा। ये वाला ऑप्शन बंद होगा, डू नॉट यूज़ टॉप लेवल स्टेटमेंट। टॉप लेवल स्टेटमेंट क्या होती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्रिएट कर दूंगा मैं इसको। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आया और अब देखिए, अब जब फर्स्ट टाइम आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जो लास्ट टाइम क्रिएट होकर आया था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो इसको कहते हैं टॉप लेवल स्टेटमेंट। टॉप लेवल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम अपने कोड को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम उसे कहते हैं विजुअल स्टूडियो कि भाई मुझे ऐसा कोड लिख कर दे दो कि बस मुझे ना सिर्फ ये लिखना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए जो ना वो पीछे कुछ टॉप लेवल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लगी हुई आती है, सही। लेकिन अगर आप पूरा लिखना चाह रहे हो तो फिर आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर जो हमने स्लाइड में दिखाया हुआ वो यही वाला कोड है कि यूजिंग सिस्टम, आपके पास देखेंगे तो यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ आ रहा होगा, ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ये हिडन हो रहे हैं यहाँ पे, ये यूजिंग सिस्टम आ रहा है, सही है। उसके बाद आपकी इंटरनल क्लास का नेम जो प्रोग्राम आ रहा है, आपकी एप्लीकेशन का नेम, आपकी प्रोग्राम फाइल का नेम, और फिर आपका एक मेन मेथड जो कि आपका एंट्री पॉइंट है, और आपने क्या चलाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। इसको पूरा डिटेल में फिक्रमंद ना हो, मैं एक एक चीज़ आगे जाके जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो फिर हमें तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोग्राम क्यों है, ये क्लास क्यों है, वट एवर इट इज़। फॉर नाउ इसको अभी ऐसे ही चलाएं, फिर जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाएंगे उस वक्त हमें ये चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि भाई अच्छा ये इसलिए लिखा हुआ था, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आउटपुट मीन्स शोइंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। आउटपुट का मतलब होता है जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं। इनपुट का मतलब होता है जो यूज़र से अब इन्फॉर्मेशन लेंगे उसे इनपुट कहेंगे। कंसोल रीड लाइन क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेती है, और वी कैन स्टोर यूज़र इनपुट इन वेरिएबल्स एंड री यूज इट, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो क्या था कि हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते थे और फिर उसमें क्या होता था कि वो आपका आउटपुट प्रिंट हो जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद कर देता हूँ और इस पुरानी ऐप के ऊपर मैं चलता हूँ वापस, सही है। कौन सी ऐप हमारी जो हमने पुरानी टॉप लेवल स्टेटमेंट के साथ बनाई थी। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि आप सिर्फ आउटपुट कर रहे हैं, आप कुछ दिखा नहीं रहे यूज़र को, ठीक है। तो अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं यूज़र से इन्फॉर्मेशन लूँ कि भाई आप मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है और आप किस सिटी में रहते हो, तो फिर उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको हटाना होगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन कि भाई यूज़र को दिखाओ, यूज़र को क्या दिखाओ, मेरा सवाल कि मैं उससे क्या पूछना चाह रहा हूँ। एंटर योर नेम, ठीक है, मैं यूज़र से उसका नाम पूछ रहा हूँ, सही है जी। तो मैंने सिंपल सिंपल लिख दिया एंटर योर नेम। अब मैं इसको चलाऊँगा तो मेरे पास ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी, एंटर योर नेम, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सही। ओके, नाउ अब मैं क्या कहूँगा, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। अच्छा, वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आप सिर्फ ये समझें कि जब भी कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सेव करनी होगी वो हम यहाँ पे लिखें। अब देखो ये आगे इसका खुद ही जो लिखा हुआ आ रहा है ना, दिस इज़ ऑल एआई। क्योंकि मैं यहाँ पे गिटहब से लॉगिन हुआ हूँ ना, तो वो खुद ही जज कर करके मुझे बता रहा है कि भाई अच्छा आप ये लिखना चाह रहे हो, ऑब्वियसली भाई मैं यही लिखना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं जब उससे उसका नाम पूछ रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली एक नेम का वेरिएबल बनाऊंगा और कंसोल डॉट रीड लाइन से उसे उठाऊंगा, ठीक है। तो इतना स्मार्ट हो चुका है यही कि अब हमें कोड लिखना ही नहीं पड़ता, बस मैं टैब प्रेस करूंगा और वो कोड आ जाएगा। लेकिन आई एम नॉट गोना डू दिस, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा लिख कर दिखाता हूँ। स्ट्रिंग बनेगा, एक वेरिएबल बनेगा नेम, ठीक है, और फिर हम उससे कंसोल डॉट रीड लाइन ऐसे करके कंटेन कर लेंगे। कंसोल
देखो ये जो पूरा ड्रॉप डाउन आ रहा है ना आपके पास, दिस ऑल ड्रॉप डाउन, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने इस पर क्लिक कर देना है और डॉट रीड लाइन, ये आपने लाइन को रीड करना है, यानी यूज़र की लाइन। अब अभी तक हमने क्या किया, हमने जो लाइन लिखी है वो, अब यूज़र से हम लाइन मांग रहे हैं, हम यूज़र को कह रहे हैं कि भाई अब आप हमें कुछ दो, आप हमें कुछ इनपुट कर दो। हम इसको चलाते हैं और इसको चलाकर हम देखते हैं। देखो एंटर योर नेम, अब यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, अब मैं इधर लिखूंगा मोहम्मद अरसलान। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो जब इस वक्त देखो ये प्रोग्राम रनिंग है, यहाँ पे अगर आप ये वाली इन्फॉर्मेशन देखोगे ना सारी, तो ये आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया स्टॉप का, क्योंकि अभी प्रोग्राम मेरा डीबग मोड के अंदर चल रहा है। जैसे ही मैं उसे अपना नाम दे दूंगा और एंटर करूँगा तो मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे बंद हो गया, सही है। ओके, अब मैं चाहता हूँ मैं उससे उसकी सिटी भी पूछूं, जब वो वंस वो मुझे बता दे। तो सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है दोनों लाइनों को, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे ऐड कर देते। लाइन छोड़ना ज़रूरी नहीं है, इट्स ऑल योर चॉइस। प्लीज़ एंटर योर सिटी। ठीक है, अब वेरिएबल ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है एक नाम आप पहले बना चुके हो, सेम नाम का वेरिएबल दोबारा नहीं रख सकते। ठीक है, ये आगे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स बन गए। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो जैसे हमारा पहले सबसे पहले पूछ रहा है वो हमारा नाम, तो हमने कहा कि हमारा नाम है भाई अली, और हम कहाँ रहते हैं, हम कराची रहते हैं, और एंटर किया। जैसे ही सारी कमांड्स ख़त्म हो गई, हमारा प्रोग्राम खुद ही कंप्लीट हो गया। सही है। व्हाट्स नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ जो यूज़र ने नाम दिए हैं तो हम वो नाम उसको मेंशन भी करवाएं। ठीक है, मतलब उसको प्रिंट भी करके दिखाएं। तो हम कहेंगे console डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम कहेंगे हेलो, और अब यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे इसके नेम को, हेलो अरसलान। और यहाँ पे दोबारा कॉन्कैट करेंगे। कॉन्कैट का मतलब होता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। और हम इधर लिखेंगे फ्रॉम सिटी। ठीक है, तो मतलब हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि जो भी आपने नाम दिया है वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और जो आपने सिटी दी है वो यहाँ पे प्रिंट होगी, और वो जुड़ जाएगी, वो प्लस हो जाएगी हमारे दूसरे टेक्स्ट के साथ। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं, फिर आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। देखो वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है, आप बताएंगे मेरा नाम जो है वो अरसलान है, और मैं कराची में रहता हूँ। और अब देखिए, अब आप अगर ये वाला आउटपुट देखेंगे ना, हेलो अरसलान फ्रॉम कराची, देखा कैसे उसने खुद से एक मैसेज बना के दे दिया। तो इस तरीके से आप दोबारा भी चला सकते हैं। आप नाम देंगे जुवेरिया और कहेंगे कराची, तो ये इस तरीके से देखिए डिफरेंट आउटपुट आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको दोबारा चलाएंगे और आप इसको नाम देंगे अमन, और फिर आप कहेंगे कराची, देखिए अब ये आपके पास डिफरेंट नहीं हो गया। सही है। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जो यूज़र से इनपुट ले रहा है और उस इनपुट को बाद में प्रिंट भी करके दिखा रहा है। सही है, और यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ लिखा है थोड़ा डिफरेंट तरीके से, तो हम क्या करते हैं, अब इस तरीके से भी लिख के देख लेते हैं। console डॉट राइट लाइन, और सिंपल सा तरीका होता है, आपने डॉलर का साइन लगाना है और डबल कोटेशन लगानी है और इसको बंद कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल हेलो अरसलान फ्रॉम कराची। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये जो अरसलान है ना, इसको मुझे हटाना है, तो मैं इसको हटाऊंगा कैसे, इसको रिमूव करूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे नेम को प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से सिटी को लूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इधर सिटी को पेस्ट कर दूंगा। तो दोनों तरीकों का, दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीका है लिखने का, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें आपको कम लिखना पड़ेगा। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी दोनों का आउटपुट अगर आप देखेंगे तो दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। जैसे ये देखें, दोनों का आउटपुट सेम है, सिर्फ ये डॉट का फ़र्क है क्योंकि दूसरे में मैंने डॉट लगाया है और पहले में मैंने नहीं लगाया। ठीक है जी, तो ये वाली हमारी स्लाइड पूरी हो गई। ओके, नेक्स्ट आता है मिनी प्रैक्टिस। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। स्टोर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इन वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको पूरे को ले जा करके हम एक बार प्रिंट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो फॉर एग्जांपल ये किस तरीके का प्रोग्राम, अच्छा ये सारा काम क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है तो हम इसे ज़ाया नहीं करना चाहते, हम इसे यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे करके इस वाले ऑप्शन के थ्रू कमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जैसे ही आप दबाएंगे ये कमेंट हो जाएगा। देखिए ये बंद हो गया, अब ये कुछ चलेगा नहीं इसके अंदर। सही है,
अब हम क्या करते हैं, हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जैसे इन्होंने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, भाई हमें किसी का नाम टेक्स्ट रखना है तो हम उसके लिए स्ट्रिंग बनाएंगे, और यहाँ पे हम नाम रख देंगे मोहम्मद अरसलान। सही है जी, ठीक है। फिर अगले बार हमारे पास ऑप्शन है कि अब हमारे कोर्स का नाम पूछते हैं, तो हम कहेंगे कोर्स, और हम कहेंगे उसमें कोर्स सी शार्प प्रोग्रामिंग या डॉट नेट डेवलपमेंट। ठीक है जी, ओके डन। इसके बाद हम बताएंगे इसमें कि मंथली फ़ीस कितनी है, तो हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे, उसमें हम कहेंगे मंथली फ़ी एंड दैट इज़ 3500। तो इस तरीके से हम रखेंगे। और कितने टाइम का है, तो इंटीजर एक और वेरिएबल बनाएंगे और ड्यूरेशन लेंगे, और हम कहेंगे कि भाई ड्यूरेशन जो है वो इसका 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। सही। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि अब आप दोनों में देखो डिफरेंट क्या है, ये स्ट्रिंग है ये इंटीजर है। भाई इंटीजर का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ रखनी है तो इंटीजर लेंगे, टेक्स्ट वैल्यूज़ रखनी है तो स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, हमने इस तरीके से एक वेरिएबल बनाया। अब हमने लिखना है console डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे सिंपल हमने लिखना है ऐसे करके स्टूडेंट समरी, और ये बंद कर देना है इसको। ठीक है, ये बंद हो गया। अब इसी लाइन को मैं बार बार रिपीट कर लेना है, और ये मैं कैसे रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं कंट्रोल डी करके रिपीट कर रहा हूँ। कंट्रोल डी का मतलब लाइन को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। सही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एज दैट ये, अच्छा देखो ये मुझे खुद ही ऑटो कम्प्लीशन दे रहा है, बट आई प्रेफर कि हम खुद लिखें ताकि हमें प्रैक्टिस हो। और इस तरीके से डबल कोट्स स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, ठीक है, और स्टूडेंट नेम को हम यहाँ पे ऐसे करके स्टूडेंट नेम लिख देंगे। ठीक है जी, एंड इसको हटा के इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करूँगा, और मैं बताऊँगा कि भाई कोर्स नेम, तो यहाँ पे मैं अपना कोर्स रख दूँगा। ठीक है, और फिर मैं कहूँगा मंथली फ़ीस, ये आ गया मेरे पास मंथली फ़ी। सही है, तो मैं मंथली फ़ी उठा के यहाँ पे रख दूँगा। इसी तरीके से मैं कहूँगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इधर आ गया, और ड्यूरेशन और डी कैपिटल। अब मुझे एक और लाइन बनानी है यहाँ पे विच इज़ टोटल फी। तो अब टोटल फीस कैसे निकलेगी, टोटल फीस ऑब्वियसली ऐसे निकलेगी कि मंथली फ़ी मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन। सो व्हाट वी हैव टू सिंपली डू कि मंथली फ़ी को यहाँ पे रखना है, और एस्ट्रिक्स का साइन लगाना है, और ड्यूरेशन लगा, दैट्स इट। ये खुद मल्टीप्लाई करेगा, खुद टोटल फी लेकर आएगा। इसको चला के देखते हैं, ये देखिए, देखा जैसे 35,000 को 3500 को उसने 10,500 बना के दिखाया, बिकॉज उसने उसको जब 3 बार मल्टीप्लाई किया तो उसका आउटपुट हमारे पास यही आना था, तो हमारे पास एक समरी बन के आ गई। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली स्लाइड भी कंप्लीट हो गई। आफ्टर देन अब हमने एआई असिस्टेड एप्स बनानी है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा काम अभी हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। ठीक है, और अब हमने एआई से हेल्प लेनी है, बल्कि एआई से हेल्प लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, प्रॉम्प्ट एग्जांपल के भाई एक्सप्लेन दिस सी शार्प कोड लाइन बाय लाइन फॉर अ बिगिनर। सो हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा कोड हम लेंगे। सही है, और ये पूरा कोड हम लेने के बाद अपने पास चैट जीपीटी पे चले जाएंगे, और न्यू चैट करेंगे, और न्यू चैट के अंदर जाके हम कहेंगे ये पूरा कोड दे दिया, और सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया, एक्सप्लेन दिस कोड फॉर मी, आई एम अ बिगिनर। ठीक है, ये देखिए ये आपको पूरा कोड समझाएगा। तो क्योंकि एआई असिस्टेंस का टाइम है, तो आपको एआई से जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, सो व्हाट वी वर डूइंग कि हमने क्या किया, अपना पूरा का पूरा जो कोड है वो उठाया हमने, और एक एआई को प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई एक्सप्लेन दिस कोड फॉर मी एंड आई एम अ बिगिनर। तो अब देखिए कितना डिटेल में उसने सब कुछ बताया है कि दिस इज़ अ सिंपल सी शार्प कंसोल प्रोग्राम, ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। तो बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई इसने ऐसे ऐसे वेरिएबल बनाया और ये सारा किया, और फिर वो पूरा उसका आउटपुट है, जो कि मैं पूरा डिटेल में जाके नहीं पढ़ रहा, बट आप देखें किस कदर उसने एक्सप्लेन कर दिया। सो आई डोंट थिंक कि अब हमारे लिए कुछ मुश्किल रह चुका है। हाँ, बस हमें एक थोड़ा सा पाथ चाहिए होता था
कि हमें कोई जो है फैकल्टी हो, कोई टीचर हो जो हमें थोड़ा सा एक स्टार्टअप दे दे, जो एक पुश स्टार्ट कहलाए और हम उसके साथ अपना काम कर सकें, ठीक है। अंडरस्टैंड, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डू नॉट ब्लाइंडली कॉपी एआई कोड। एआई से काम करें आप, बिल्कुल ऑब्वियसली करना पड़ेगा, लेकिन ब्लाइंडली नहीं करना, हमें आंखें बंद करके काम नहीं करना है, ठीक है। हमें हमेशा हमारा कोड चला के देखना है और हमेशा हर लाइन हमें एक्सप्लेन होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है एंड वी आर नॉट अवेलेबल, तो आप वो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और अगर वो भी नहीं समझ आ रहा या मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो एआई तो ऑलवेज़ आपके पास मौजूद है, ठीक है। फिर अब हमारा होमवर्क क्या है आज की क्लास के लिए? ऑब्वियस से बड़ा बड़ा क्लियर होमवर्क है। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, डॉट नेट इंस्टॉल करना है, एक कंसोल ऐप बनानी है, ठीक है, अपना नाम प्रिंट करना है, सिटी एजुकेशन प्रिंट करनी है, गोल प्रिंट करना है, ठीक है, डॉट नेट का वर्जन की ये कमांड रन करनी है और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है अगर पॉसिबल हो सके तो, ठीक है। और जीपीटी को कहना है कि भाई मुझे एक्सप्लेन करें कि मैंने क्या कोड किया है। नेक्स्ट क्लास का मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि हम डेटा टाइप पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, इफ़ एल्स की कंडीशन लगाना सीखेंगे, ठीक है। सिंपल ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि एक सिंपल डिसीजन मेकिंग की पावर रखता हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास का मैंने आपको बता दिया। अगर आप पहले से इस पे होमवर्क करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और आपके पास होमवर्क आपका राइट साइड पे इधर अवेलेबल है। ये मैं स्लाइड भी शेयर कर देता हूँ, और कोड मैं आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा, एक ग्रुप भी बना दूंगा, तो उस ग्रुप के थ्रू फिर हम आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब आई थिंक क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं अवेलेबल हूँ अभी भी, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट मी ऑन व्हाट्सएप, फिर मैं आपको उस पर आपके जवाब दे दिया करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।